नमस्कार दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर हाजिर है। चिल्लाते हुए तारेश, यह क्या नाम रखा है माँ तुमने मेरा? एक तो नाम ऐसा और ऊपर से सरनेम का पुछल्ला तिवारी। पता है स्कूल में सब मुझे कैसे चिढ़ाते हैं। तारेश ने स्कूल बैग को सोफे पर पटकते हुए शिकायत की। क्या कहते हैं? तारू तिवारी, खोल दे किवाड़ी, तारेश गुस्से में बोला। माँ मुस्करा दी, बोली, तुम्हारा ये नाम तुम्हारी दादी ने रखा था, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे उस वक्त भोर होने वाली थी और आसमान में सिर्फ भोर का तारा ही दिखाई दे रहा था। मगर नाम तो मेरा है ना, और स्कूल भी मुझे ही जाना पड़ता है, दादी को नहीं। मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं। आप मेरा नाम बदल दो बस। तारेश जैसे जिद पर अड़ा था। तारेश यानी तारों का राजा यानी चांद, तुम तारेश हो तभी तो चांद सी दुल्हन आएगी, माँ ने प्यार से समझाते हुए कहा। नहीं चाहिए मुझे चांद सी दुल्हन, मुझे तो तेज धूप और रोशनी वाला सूरज पसंद है, तारेश गुस्से में चीखा। मगर तब तारेश खुद भी कहाँ जानता था कि उसे सूरज क्यों पसंद है। बधाई हो, बेटी हुई है, नज़ ने आकर कहा तो तारेश जैसे सपने से जागा। क्या मैं उसे देख सकता हूँ, उसे छू सकता हूँ? कौन हाँ, क्यों नहीं, तारेश का उतावलापन देखकर नज़ मुस्करा दी। नरमुलायम, एकदम रूई के फाहे सी, इतनी छोटी कि उसकी एक हथेली में ही समा गई। बंद आंखों से भी मानो उसे ही देख रही हो। तारेश ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी यह निशानी बिल्कुल तुम पर गई है सोमल, तारेश बुदबुदाया। फिर उसने हौले से नवजात को चूमा और उसकी सैरोगेट माँ की बगल में लिटा दिया। स्कूल के दिनों से ही तारेश सबसे अलग था। हालांकि वह पढ़ने में बहुत तेज था, मगर उसे लड़कियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। हाँ, उसके स्पोर्ट्स टीचर अशोक सर उसे बहुत अच्छे लगते थे। खासकर उनका बलिष्ठ शरीर। जब वे ग्राउंड में प्रैक्टिस करवाते थे तो तारेश किनारे बैठकर उनके चौड़े सीने और लंबी मजबूत भुजाओं को निहारा करता था। वैसे तो उसकी स्पोर्ट्स में कोई खास रुचि नहीं थी, फिर भी सिर्फ अशोक सर का सानिध्य पाने के लिए वह गेम्स पीरियड में जिम्नास्टिक सीखने जाने लगा। जब अशोक सर प्रैक्टिस करवाते समय उसके शरीर को यहाँ वहाँ छूते थे तो तारेश के पूरे बदन में जैसे बिजली सी दौड़ जाती थी। उसकी सांसें अनियंत्रित हो जाती थीं। वह आंखें बंद कर अपने शरीर को ढीला छोड़ देता था और अशोक सर की बाहों में झूल जाता था। सब हंसने लगते तब उसे होश आता और वह शर्मा कर प्रैक्टिस हॉल से बाहर निकल जाता। कॉलेज में भी जहां सब लड़के अपनी मनपसंद लड़की को पटाने के चक्कर में रहते, वह बस अपने आप में ही खोया रहता। लेकिन सोमल में कुछ ऐसा था कि बस उसे देखा तो उसमें डूबता ही चला गया। सोमल को भी शायद तारेश का साथ पसंद आया और जल्दी दोनों बहुत अच्छे साथी बन गए। दोनों क्लास में पीछे की सीट पर बैठकर पूरा पीरियड न जाने क्या खुसर फुसर करते रहते। तारेश तो उसका दीवाना ही हो गया। कॉलेज में एक दिन की छुट्टी भी उसे नागवार लगती। वह तो शाम से ही अगली सुबह होने का इंतजार करने लगता। कॉलेज खत्म करके दोनों ने ही बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री करना तय किया। दोनों साथ ही रहेंगे, सोचकर दोनों के ही घर वालों ने खुशी खुशी जाने की इजाजत दे दी। तारेश को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में दोनों को एडमिशन मिल गया और एक कमरे का फ्लैट दोनों ने मिलकर किराए पर ले लिया। सब कुछ सामान्य चल रहा था। दोनों साथ साथ कॉलेज जाते, साथ साथ घूमते फिरते और मजे करते। कभी खाना बाहर खाते, कभी बाहर से मंगवाते, तो कभी कभी दोनों मिलकर रसोई में हाथ आ जमाते। दोनों की जोड़ी कॉलेज में रामलखन के नाम से मशहूर थी। देखते ही देखते लास्ट सेमेस्टर आ गया और कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू शुरू हो गए। लगभग सभी स्टूडेंट्स का अच्छी अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट हो गया। तारेश को बेंगलुरु की कंपनी ने चुना तो सोमल को हैदराबाद की कंपनी ने। पैकेज से तो दोनों ही बेहद खुश थे, मगर एक दूसरे से जुदा होना अब दोनों को ही गवारा नहीं था। घर आकर दोनों देर तक गुमसुम बैठे रहे। क्या करें क्या न करें की स्थिति थी, मगर एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे नौकरी चाहे साथी। दोनों एक दूसरे से लिपट कर देर तक रोते रहे। वे जुदा नहीं होना चाहते। आज रात तारेश और सोमल को पता चल गया कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इस एक रात ने उन्हें समझा दिया कि क्यों उन्हें एक दूसरे का साथ इतना अच्छा लगता। आज रात दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर अपने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, जो दुनिया की निगाहों में धर्मविरोधी था, अप्राकृतिक था। हाँ, वे गे थे और उन्हें इस बात पर कोई शर्म नहीं थी। दोनों ने अपना अपना प्लेसमेंट कैंसिल कर तय किया कि वे दिल्ली में ही रहकर काम तलाश करेंगे। कुछ दिनों के प्रयास के बाद तारेश को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर कुछ दिन बाद सोमल को भी। दोनों की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। तारेश की माँ अब उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी थी और सोमल के घर वाले भी यही चाहते थे कि उसका घर बस जाए। दोनों घरों में जोर शोर से लड़कियां देखी जा रही थीं, मगर वे दोनों लव बर्ड्स इन सब बातों से बेखबर अपने में ही खोए थे। उनकी एक अलग ही दुनिया थी। उन्हें बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि कोई तूफान आने वाला है।
जब बार बार बिना किसी ठोस कारण के लड़कियां रिजेक्ट होने लगी तो तारेश की मां का माथा ठनका कि कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं। यही हाल सोमल के घर पर भी था। हकीकत जानने के लिए एक दिन बिना बताए तारेश की मां दिल्ली उनके फ्लैट पहुंच गई। दोनों के हाव भाव से उन्हें दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने फोन करके तारेश के पापा और सोमल के घर वालों को भी बुला लिया। दोनों लड़कों ने साफ साफ कह दिया कि वे एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं और किसी को भी उनके लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। पहले तो दोनों के घर वालों ने उन्हें समाज में अपनी इज्जत का हवाला देकर बहुत समझाया। सोमल की मां ने बहन की शादी में आने वाली परेशानी का वास्ता दिया। वंश बेल के खत्म होने का डर भी दिखाया। मगर जब दोनों अपने फैसले से टस से मज नहीं हुए तो तारेश की मां ने सोमल को और सोमल के घर वालों ने तारेश को जी भर कर कोसा। खूब हंगामा हुआ। मामला फ्लैट से बिल्डिंग में फैला और फिर पूरी सोसाइटी में वायरल हो गया। मकान मालिक ने फ्लैट खाली करने का नोटिस दे दिया। बात धीरे धीरे दोनों के ऑफिस में भी पहुंच गई। हर व्यक्ति उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वे किसी दूसरे ही ग्रह के प्राणी हों। कल तक जो साथी उनके साथ काम करते, खाते पीते, उठते बैठते, पार्टियां करते थे, आज अचानक उनसे कन्नी काटने लगे, अछूतों सा व्यवहार करने लगे। दोनों को ही घुटन होने लगी। सोमल के तो बॉस ने उसे एकांत में बुलाकर समझा भी दिया, देखो सोमल, तुम्हारे कारण ऑफिस का माहौल खराब हो रहा है। कर्मचारी अपने काम पर कम, तुम्हारी स्टोरी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बेहतर होगा तुम इस्तीफा दे दो। अगर रिमार्क के साथ निकाले जाओगे तो तुम्हारे भविष्य के लिए घातक होगा। तूफानों में बहने वालों के लिए वक्त कभी आसान नहीं होता। हार कर दोनों ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया और मुंबई शिफ्ट हो गए। इस बीच सोमल की बहन राखी की भी शादी हो गई, मगर उसे खबर तक नहीं की गई। घर वालों ने तो पहले ही किनारा कर लिया था। सभी पुराने दोस्त भी छूट चुके थे। बस सोमल की एक चचेरी भाभी लीना ही थी, जिसने इतना कुछ होने के बाद भी उससे संपर्क बनाए रखा था। अब इस नए शहर में दोनों को कोई नहीं जानता था। फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। एक दिन अचानक लीना भाभी ने फोन पर बताया कि सोमल राखी के पति की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। सोमल तड़प उठा। बहुत प्यार करता था अपनी बहन से। उसे इस मुश्किल घड़ी में अपनी बहन के पास होना चाहिए, सोचकर तत्काल में ट्रेन के टिकट ले सोमल पहुंच गया अपनी बहन के पास। उसे देखते ही राखी दौड़कर लिपट गई भाई से। तभी उसकी सास आई और उसे खींचते हुए भीतर ले गई। साथ ही सोमल को भी एहसास करवा गई कि उसका आना उन्हें जरा भी नहीं भाया। बस यही आखिरी मुलाकात थी सोमल की अपने अपनों से। इसके बाद उसकी और तारेश की दुनिया एक दूसरे तक ही सिमट कर रह गई। एक दिन दोनों फुर्सत के पलों में टीवी पर हे बेबी फिल्म देख रहे थे, जिसमें 3 पुरुष साथी मिलकर एक बच्ची की परवरिश करते हैं। सोमल ने कहा, तारू, क्या हमारा भी बच्चा हो सकता है? पता नहीं, मगर बच्चा तो माँ के गर्भ में ही पलता है ना, फिर कैसे होगा? तारेश ने कहा, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, कोई तो रास्ता होगा। क्या हम सैरोगेसी तकनीक का सहारा नहीं ले सकते? हो सकता है यह संभव हो, मगर इसमें कई कानूनी अड़चनें भी आ सकती हैं। क्या कानून हम जैसे लोगों को सैरोगेसी की इजाज़त देता है? और सबसे बड़ी बात यह कि हम सैरोगेट माँ कहाँ से लाएंगे? हमारे तो सब रिश्तेदार भी हमसे किनारा कर चुके हैं। खैर अभी तुम ये सब बातें छोड़ो, किसी दिन किसी विशेषज्ञ से मिलते हैं, कहकर तारेश ने एक बार तो चर्चा को विराम दे दिया। मगर बात उसके दिमाग से निकली नहीं। उसने ठान लिया कि अगर संभव हुआ तो वह सोमल की इस इच्छा को जरूर पूरा करेगा। एक दिन तारेश किसी काम से एक नामी हॉस्पिटल गया। वहां आईवीएफ सेंटर देखकर उसके पांव ठिठक गए। उसे सोमल का सपना याद आ गया। उसने वहां की हेड डा. सरोज से अपॉइंटमेंट लिया और सोमल के साथ उनसे मिलने पहुंच गया। डा. सरोज ने उनकी पूरी बात ध्यान से सुनी और बताया कि सोमल का सपना आईवीएफ और सैरोगेसी तकनीक के माध्यम से पूरा हो सकता है। दोनों के चेहरे पर आई उम्मीद की रोशनी को परखते हुए वे आगे बोलीं, देखिए, सरकार ने हाल ही में सैरोगेसी बिल पास किया है, जिसके अनुसार सिंगल पेरेंट और समलैंगिक जोड़ों को इसकी इजाज़त नहीं होगी। हालांकि अभी यह कानून नहीं बना है, लेकिन निकट भविष्य में ये परेशानी आ सकती है। वैसे आपने सुना होगा कि पिछले दिनों ही फिल्म अभिनेता तुषार कपूर इसी तकनीक के माध्यम से पहले सिंगल पिता बने हैं। हमारे पास और भी कई सिंगल महिलाओं और पुरुषों ने माता पिता बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है। आप भी करवा सकते हैं। किराए की कोख का इंतजाम कैसे होगा? इसके लिए आपको अपनी किसी नज़दीकी रिश्तेदार की मदद लेनी होगी। मगर हमारे रिश्तेदारों ने हमारा सामाजिक बहिष्कार कर रखा है। अब इतनी मेहनत तो आप लोगों को करनी ही होगी, कहकर डा. ने अगले विजिटर को बुलवा लिया। सोमल को लीना भाभी याद आ गई। उसने उन्हें फोन लगाया, हाय भाभी, कैसी हैं आप? सोमल बाबू को आज हमारी याद कैसे आ गई? लीना ने अपनेपन से पूछा तो सोमल मुद्दे पर आ गया और कहा, मुझे इस काम के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है।
माफ करना सोमल, मगर इस मसले पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हारे भैया इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे और मेरे लिए अपना परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। लीना के टके से जवाब से सोमल की एकमात्र उम्मीद भी खत्म हो गई। अब जो आखिरी उम्मीद उन्हें नजर आ रही थी वो था इंटरनेट। कहते हैं यहाँ खोजो तो सब मिल जाता है। दोनों साथी जोर शोर से इंटरनेट खंगालने लगे। इसी कवायद में उन्हें एक समाचार पत्र रिपोर्टर की कवर स्टोरी पढ़ने को मिली, जिसमें उसने लिखा था कि गुजरात में स्थित आनंद एक ऐसी जगह है जहां सैरोगेट मदर आसानी से उपलब्ध हैं, और यही नहीं, यहां अब तक सैरोगेसी से लगभग 1100 बच्चों का जन्म हो चुका है। पढ़ते ही दोनों खिल उठे। फिर क्या था, पहुंच गए दोनों आनंद, जहां उनके सपने पर सच्चाई की मुहर लगने वाली थी। यहाँ एक टेस्ट ट्यूब बेबी क्लिनिक के बाहर उनका संपर्क एक दलाल से हुआ जो कि सैरोगेसी के लिए किराए की कोख का इंतजाम करता था। उनकी स्थिति और बच्चा पाने की प्रबल इच्छा को देखते हुए दलाल ने उनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाया और कानूनी अड़चनों का हवाला देते हुए मुमांगी कीमत में उनके लिए एक औरत को कोख किराए पर देने के लिए तैयार कर लिया। 2 ही दिन में सभी आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी करवा दी। 1 महीने बाद उन्हें वापस आना था ताकि आगे की कार्यवाही को अंजाम दिया जा सके। दोनों खुशी खुशी वापस मुंबई आ गए। तभी अचानक एक दिन ये हादसा हुआ और तारेश की दुनिया में अंधेरा छा गया। दोनों साथी पिता बनने की खुशी सेलिब्रेट करने और मौसम की पहली बारिश में भीगने का मजा लेने खंडाला जा रहे थे। तभी हाईवे पर तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर उनकी कार को टक्कर मार दी। दोनों को जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, मगर रास्ते में सोमल जिंदगी की जंग हार गया। सोमल की मौत पर भी उसके घर से कोई नहीं आया। 1 महीना बीतने पर दलाल का फोन आया तो तारेश ने उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया और सोमल के संरक्षित शुक्राणुओं की मदद से पिता बनने की इच्छा जाहिर की। दलाल ने इस बाबत कुछ और रकम का इंतजाम करने के लिए कहा। तारेश ने अपनी सारी जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर दी। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद महिला के अंडाणु और सोमल के स्पर्म बैंक में सुरक्षित रखे शुक्राणुओं को प्रयोगशाला में निषेचित करवाकर भ्रूण को सैरोगेट मदर के गर्भ में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया और निश्चित समय पर उस बच्ची का जन्म हुआ जिसका जेनेटिक पिता सोमल था। तारेश जानता था कि इस बच्ची को अकेले पालना आसान काम नहीं है, मगर सोमल का सपना पूरा करना ही अब उसका एकमात्र सपना था और इसके लिए वह किसी नहीं भी हालात का सामना करने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार था। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 1 महीने तक बच्ची को सैरोगेट मां ने अपना दूध पिलाया और फिर बच्ची को तारेश के अनाड़ी हाथों में सौंप कर चली गई। 1 महीने की कोमल काया को लेकर तारेश सोमल के घर गया। जब उसने सोमल के मम्मी पापा को बताया कि यह बच्ची सोमल की है तो राखी उसे गोद में लेने आगे बढ़ी, मगर मम्मी पापा के विरोध के कारण उसके बढ़ते कदम रुक गए। तारेश ने कहा, मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे नफरत करते हैं, मगर इस बच्ची में तो आपका अपना अंश है। हालांकि मैं अकेला ही इसे बेहतर परवरिश दे सकता हूँ, मगर आज अगर सोमल जिंदा होता तो वह भी यही चाहता कि उसकी बच्ची को उसके दादा दादी का आशीर्वाद और बुआ का स्नेह मिले। कहकर तारेश कुछ देर खड़ा रहा, मगर सामने से कोई पॉजिटिव जवाब न पाकर वह बच्ची को गोद में लिए बाहर की ओर पलट गया। अभी दरवाजे से बाहर नहीं निकला था कि सोमल की मां की आवाज आई, रुको। तारेश ने मुड़कर देखा तो बच्ची के दादा दादी अपनी आंखें पोंछते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। दादा ने कहा, बेटा तो चला गया, लेकिन उसकी निशानी को हम अपने से दूर नहीं जाने देंगे। इस बच्ची को हम पालेंगे और हाँ, मूल न सही सूद ही सही, हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। मगर यह बच्ची हम दोनों का सपना है। तारेश को लगा मानो वो बच्ची को हमेशा के लिए खो देगा। हाँ, तुम ही इसके पिता रहोगे, मगर अभी इसे एक माँ की ज्यादा जरूरत है। अगर तुम्हें एतराज न हो तो ये जिम्मेदारी राखी निभा सकती है, मगर आप लोग तो सच्चाई जानते हैं, मैं राखी को कभी पति का सुख नहीं दे पाऊंगा। मैं पत्नी का नहीं, माँ बनने का सुख चाहती हूँ। इस बार राखी ने कहा और बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। तारेश को लगा जैसे बच्ची की मासूम मुस्कुराहट में सोमल खिलखिला रहा है।